हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल पे। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 हमारे आसपास की सामग्री का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हो तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख लीजिएगा। आज हम पार्ट 3 करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट 3 में हम ये जानेंगे कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्यमान और आयतन क्या हैं? दो गुण हैं जो सभी सामग्री के अंदर होते हैं। जितनी भी सामग्री होती है उनके दो गुण पाए जाते हैं, द्रव्यमान और आयतन। क्या हम उस वस्तु या सामग्री को एक सामान्य नाम दे सकते हैं जिसमें ये दोनों गुण होते हैं? उसको हम कुछ नाम दे सकते हैं। तो कोई भी वस्तु जो जगह घेरती हो जिसमें द्रव्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? द्रव्य कहते हैं। द्रव्यमान की द्रव्य की मात्रा को बताता है और इसमें इसे ग्राम से दिखाते हैं या किलोग्राम से दिखाते हैं। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान आयतन होता है और आयतन को लीटर से या मिलीमीटर की इकाइयों में नापा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति क्या होती है? मात्रक SI बोलते हैं जिसे। इसमें किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई है। किलोग्राम को संचय रूप में kg लिखा जाता है। वाक्य के अंत को छोड़कर kg के चिन्ह के बाद केवल g के बीच कोई भी जगह नहीं है और इसके बाद कोई बिंदु नहीं लगाया जाता है। द्रव्यमान लिखते समय हमेशा संख्या और इकाई के बीच में अंतराल छोड़ें। उदाहरण के लिए यदि द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो इसे 60 kg के रूप में लिखा जाएगा, ना कि 60 kgs लिखेंगे। इसी प्रकार लीटर को बड़े L के रूप में और मिलीलीटर को ml के रूप में संक्षेप से लिखा जाता है। ml के बीच कोई अंतराल नहीं होगा। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 500 मिलीलीटर जल है तो इसे 500 ml लिखा जाएगा। m छोटा अक्षर होता है, ठीक है, और L बड़े अक्षर में होगा। SI प्रणाली में घन मीटर को संक्षेप में मीटर क्यूब लिखा जाता है कि पावर 3। घन मीटर को दर्शाने के लिए संक्षेप नाम मूर्धांक या सुपरस्क्रिप्ट 3 के साथ लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 2 घन मीटर आयतन है तो इसे 2 मीटर क्यूब लिखा जाएगा और इकाई के बीच हमेशा एक स्थान छोड़ें, ठीक है, एक जगह छोड़ें। जैसे यहाँ पे 500 के और इसके बीच में एक बीच में जगह छूटी हुई है, ऐसी ही जगह छोड़नी है। द्रव्य की शुद्ध रूप जो होता है द्रव का, उसे हम जल, शर्करा, नमक या लोहा भी कहते हैं, ठीक है, उसे पदार्थ बोलते हैं। द्रव के शुद्ध रूप को बच्चों, क्या हमारे आसपास की सभी सामग्री द्रव के विभिन्न उदाहरण मानी जा सकती हैं? इस संबंध में अपने मित्रों के साथ आपको चर्चा करनी है। जैसे उदाहरण के लिए जल क्या है? द्रव्य है। तो रेत और कंकड़ द्रव्य है और इसी प्रकार कप भी द्रव्य है। सामग्री द्रव के वे प्रकार हैं जिनका उपयोग वस्तु के निर्माण या उन्हें तैयार करने में किया जाता है। हमने ये देखा कि सामग्रियाँ अलग अलग दिखती हैं और अलग अलग व्यवहार करती हैं। हमने सामग्रियों की समूह उनके गुणों में समानता या अंतर के आधार बनाए। हमने समझा कि समूह बनाना उपयोगी है क्योंकि ये हमें सामग्री के गुण के बारे में बताता है। अगर हम उसको ग्रुपिंग कर देते हैं कि समूह बना के अलग अलग कर देते हैं। मनुष्य ने न केवल सामग्री को बल्कि चट्टान, पौधों, जानवरों का भी वर्गीकरण किया है, जो हमने सेकंड चैप्टर में देखा था। जीवित जगत के वर्गीकरण के बारे में हमने सजीव जगत में विविधता नामक पाठ में अच्छे से पढ़ा था। अब सजीव जगत की भांति ही निर्जीव जगत का वर्गीकरण भी उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि प्लास्टिक आविष्कार ने मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव डाला होगा? प्लास्टिक से क्या होता है? प्रदूषण फैलता है, ठीक है, इसे पोल्यूशन फैलता है जिससे कई सारी बीमारी होती हैं। प्राचीन भारत में भी ऐसी ही वर्गीकरण प्रणाली थी। आयुर्वेद, जो कि भारतीय चिकित्सा में से एक है, उसमें भी भौतिक पदार्थों के समूह बांटने की प्रणाली है। एक श्लोक लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इस श्लोक में यथार्थ रूप से 20 गुण के बारे में बताया गया है जिनका उपयोग आयुर्वेद में सभी भौतिक पदार्थों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इन गुणों का उपयोग सभी जीवित प्रणाली जैसे पौधे, जंतु, मनुष्य, पर्यावरण और भोजन का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है। और ये गुण क्या, जैसे गुरु, भारी, मंद, हिम, स्निग्ध, चिकना, श्लष्ण, मुलायम, शांत, ठोस, ठीक है, मृद, मुलायम, स्थिर, स्थिर, सूक्ष्म का मतलब सूक्ष्म, छोटा, विषर यानी कि चिपचिपा, लघु, इसका क्या हो जाएगा? भारी में हल्का, भार में जो हल्का होता है। तीक्ष्ण, ये धीमा है तो ये तीव्र है। उष्ण, गर्म,
रुक्ष सूखा ये चिकना, खर ये मुलायम है तो खुरदुरा, सांद्र ठोस है तो द्रव तरल है, मृद मुलायम है तो कठिन कठोर है, स्थिर है तो ये चल है जो चलता है, सूक्ष्म छोटा है तो स्थूल बड़ा होता है, विशद गैर चिपचिपा है तो पिच्छिल चिपचिपा। ठीक है, तो ये थे चैप्टर। हमने इसमें ही वर्गीकरण, कठोर, इन सब शब्दों के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम सारांश देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहला है कि वस्तुएं विभिन्न प्रकार की सामग्री से बनी, हमने ये जाना। कोई वस्तु एक ही सामग्री या विभिन्न सामग्री के संयोजन से बनी हो सकती है। सेकंड है, हम एक जैसे कार्य करने वाली वस्तु बनाने के लिए विभिन्न सामग्री की जरूरत होती है। सामग्रियों को समूह में व्यवस्थित करने की विधि को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। और सामग्रियों में अलग अलग गुण होते हैं जो उनके उपयोग को निर्धारित करते हैं। सामग्री को उनके गुणों में समांतर और अंतर के आधार पर समूहबद्ध भी किया जाता है, यानी कि वर्गीकृत किया गया है। सामग्री उनके स्वरूप के आधार पर बांटी है, जैसे धातु में धातुहीन, ठीक है, चमकदार चमकहीन, जो चमकती हैं और जो नहीं चमकती हैं, ये हमने देखा था। कुछ को स्पर्श अनुभव के आधार पर भी बांटा गया, जैसे कुछ वस्तु कैसे होती हैं, छूने पर कठोर होती हैं और कुछ सामग्री कैसे होती है, नरम होती हैं। फिर सामग्री को हमने किस हिसाब से बांटा था, पारदर्शी, परभाषी और अपारदर्शी। पारदर्शी क्या था, जिसके आर पार देख सकते हैं। परभाषी हमने क्या देखा था, जिसके आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, अपारदर्शी जिसके आर पार, परभाषी होता है जिसके आर पार ढूंढला ढूंढला दिखाई देता है। कुछ सामग्री जल में घुलनशील होती है, जबकि कुछ ऐसी होती है जो पानी में नहीं घुलती, ये जाना हमने। कोई भी वस्तु जगह घेरती है जिसका द्रव्यमान होता है और इसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य द्वारा घेरा स्थान उसका आयतन कहलाता है, और द्रव्य जो मान होता है वो किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की मात्रा का ही मापन होता है। ठीक है, तो ये था बच्चों जो आज आपके पार्ट 3 में कंप्लीट चैप्टर मैंने करा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आज की कराए हुए टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।